हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 8। क्लास 12 का चैप्टर है चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। इस चैप्टर में सबसे पहले हम करेंगे आज इसका इंट्रोडक्शन। इसमें इसके इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम कुछ ह्यूमर की बात करेंगे कि ह्यूमर क्या होते हैं, ह्यूमर का ब्लैक बाइल क्या होता है, ह्यूमर क्या होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को जानने के लिए हमारे एक प्राचीन यूनानी हिप्पोक्रेट्स नाम के हुए हैं प्राचीन यूनानी, उन्होंने बताया कि ह्यूमर क्या होता है। इनको फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा गया है। हिप्पोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा गया। इन्होंने बताया कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर दीज वाज बैलेंस ऑफ ह्यूमर। इंडियन आयुर्वेदा सपोर्ट्स दैम। इन्होंने बताया कि हमारे माइंड और हमारी बॉडी के बीच में जो ह्यूमर होते हैं वो एक बैलेंस बना के रखते हैं। पर जब ये ह्यूमर कभी ज़्यादा हो जाते हैं क्वांटिटी में, तो इनका हमारे बॉडी पर क्या इफेक्ट। इंडियन आयुर्वेदा ने भी यह दावा किया कि ह्यूमर जो होते हैं इनका हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट। अब सोचने की बात यह है कि आखिर ये ह्यूमर है क्या। व्हाट इज ह्यूमर? Humor state of body with normal functioning of body is called humor. हमारी बॉडी का, हमारी बॉडी में जो ह्यूमर है, ह्यूमर मीन्स तरल पदार्थ, ह्यूमर मीन्स वो तरल, वो फ्लूइड जो हमारी बॉडी में सीक्रेट हो रहे हैं, उनका हमारी बॉडी में एक बैलेंस बना रहता है। पर जब वो ज़्यादा हो जाते हैं तब क्या होता है हमारी बॉडी में। उन्होंने बताए हैं 4 तरीके के। कौन कौन से हैं? ब्लड, येलो बाइल, ब्लैक बाइल और फैगम। कौन कौन से बताए हैं मैंने? ब्लड, ब्लड बताया, फिर येलो बाइल बताया, ब्लड, ब्लैक बाइल, फैगम और येलो बाइल। हिप्पोक्रेट्स ने ये बताया कि जो ब्लैक बाइल है वो क्या इफेक्ट दिखा रहा है। पर्सन विद ब्लैक बाइल बिलोंग्स टू हॉट पर्सनैलिटी एंड वुड हैव फीवर। हिप्पोक्रेट्स ने एक हाइपोथेसिस दी थी, गुड हाइपोथेसिस जिसको कहते हैं। उन्होंने बोला था कि वो लोग जिनकी पर्सनैलिटी हॉट होती है, हॉट पर्सनैलिटी वाले होते हैं, उनको फीवर आता है। उन्होंने कहा कि वो लोग जिनमें जो ब्लैक बाइल है, जो ब्लैक बाइल पाया जाता है, उनकी जो पर्सनैलिटी है वो हॉट पर्सनैलिटी वाले होते हैं और उनमें उनको फीवर आता है। उन्होंने ये एक हाइपोथेसिस दी, पर उनकी ये हाइपोथेसिस जो थीसिस थी ये सक्सेसफुल नहीं रही। व्हाट इज ब्लैक बाइल? अब सोचने की बात है कि ब्लैक बाइल है क्या। वन ऑफ 4 ह्यूमर सीक्रेटेड बाय किडनी एंड स्प्लीन इन एक्सेस कॉज सैडनेस। कुछ ह्यूमर ऐसे होते हैं जो सीक्रेट हो रहे हैं, पर उनके सीक्रेशन से क्या होता है, हमें सैडनेस होती है। हम कभी कभी होता है कि माहौल बहुत खुशहाल हो रहा है, खुशी में मतलब सभी बहुत खुश हैं, पर हम अंदर से उदास से हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं। तो ये किसके कारण हो रहा है? ह्यूमर्स की। ह्यूमर्स होते हैं तरल फ्लूइड्स। हिप्पोक्रेट्स ने जो हाइपोथेसिस दी उसको उसने नाम दिया गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। पर उनकी ये जो हाइपोथेसिस थी गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, जिसमें उन्होंने कहा कि जो जिन लोगों में ब्लैक बाइल होता है, सीक्रेट हो रहा है, वो हॉट पर्सनैलिटी के होते हैं और उनको फीवर होता है, ये सक्सेसफुल नहीं रही। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद हमारे विलियम हार्वे आए। विलियम हार्वे को फादर ऑफ मॉडर्न फिजियोलॉजी डिस्कवर्ड कहा गया। कुछ टाइम बाद हमारे सामने आए विलियम हार्वे। और विलियम हार्वे ने क्या कहा? उन्होंने कहा, विलियम हार्वे ने कहा कि जिनको फादर ऑफ मॉडर्न फिजियोलॉजी ऑफ डिस्कवर्ड कहा गया, उन्होंने क्या किया? ब्लड सर्कुलेशन, उन्होंने ब्लड सर्कुलेशन को पे सर्च किया एंड विद हेल्प ऑफ थर्मामीटर डिमॉन्स्ट्रेटेड सेम बॉडी टेम्परेचर ऑफ ऑल इंडिविजुअल।
उन्होंने कहा कि गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस जो है वो ठीक नहीं है। उन्होंने क्या किया, ब्लड सर्कुलेशन को सर्च किया और एक थर्मामीटर, जो कि आज की डेट में हम लोगों को जब फीवर होता है, जब हम लोगों को आज की डेट में फीवर होता है तो हम क्या करते हैं, थर्मामीटर यूज करते हैं, ठीक है। तो उसमें उन्होंने देखा कि थर्मामीटर से उन्होंने सेम बॉडी टेम्परेचर, जितने भी इंडिविजुअल थे उनका बॉडी टेम्परेचर चेक किया। उन्होंने कहा कि ब्लैक बाइल का टेम्परेचर से कोई रिलेशन नहीं है। मतलब उन्होंने ये कहा कि जो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस हिप्पोक्रेट्स ने दी है वो उन्होंने उसको गलत साबित किया। और विलियम हार्वे ने फिर एक नई खोज निकाली कि ऐसा नहीं होता, ठीक है। इट मीन्स ऑल इंडिविजुअल ऑन दिस प्लेनेट हैव नियरली सेम बॉडी टेम्परेचर रेंज। उन्होंने कहा कि प्लेनेट पे जितने भी लोग हैं, जितने भी इंडिविजुअल हैं, उनका बॉडी टेम्परेचर सेम ही होता है। मतलब उन्होंने उनकी इस हाइपोथेसिस को गलत साबित किया। अब इन सब चीजों का, ह्यूमर्स का या जो भी हाइपोथेसिस के लिए, उनका हमारे हेल्थ पर भी इफेक्ट पड़ता है। वो हेल्थ पे कैसे अपना इफेक्ट दिखाते हैं, वो दिखाते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। देखो, जेनेटिक डिसऑर्डर को हम कंजेनाइटल डिसीज भी कहते हैं। कंजेनाइटल डिसीज क्या होती है, वो डिसीज जो हमें जन्मजात मिलती हैं, हमें बाई बर्थ मिलती हैं, जन्मजात मिलती है कि बच्चा पैदा हुआ और उसके साथ ही उसको ब्लाइंडनेस है, हीमोफीलिया है, और भी बहुत बीमारी ऐसी होती है जो हमें जेनेटिक डिसऑर्डर या कंजेनाइटल डिसीज बाई बर्थ मिल जाती हैं। अब हम यहाँ बताएंगे कि हेल्थ क्या है। हेल्थ की एक सिंपल, डब्ल्यू एच ओ ने हेल्थ को डिफाइन किया। उन्होंने कहा, हेल्थ कैन बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हेल्थ को डब्ल्यूएचओ ने डिफाइन किया और उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति फिजिकली, मेंटली और सोशल वेलबींग है तो वही हेल्थी है। अगर उसमें वो एक व्यक्ति है, वो फिजिकल से तो बहुत अच्छा है पर उसका मेंटल डिस्टर्ब है, मेंटल से वो अपने दिमाग से बहुत कमजोर है, या वो मेंटलनेस उसमें नहीं है, या वो सोशल वेलबींग में व्यवहारिक नहीं है, तो उसको हम हेल्दी नहीं कहेंगे। एक बंदा सोशली तो बहुत अच्छा है, व्यवहार उसका बहुत अच्छा है, लोगों के बीच बैठ रहा है, अपना व्यवहार दिखा रहा है, पर वो फिजिकली एक्टिव नहीं है, फिजिकली वो बीमार है, तो उसको हम हेल्दी पर्सन नहीं कहेंगे। अगर हम इस चीज को गहराई से सोचें तो आज की डेट में कोई भी हेल्दी नहीं है। अगर कोई फिजिकली अच्छा है तो वो मेंटली डिस्टर्ब होगा, क्योंकि वो कहीं ना कुछ उसके दिमाग में चल ही रहा होगा। अगर सोशल से वो अच्छा है तो कहीं ना कहीं उसका फिजिकल बैलेंस खराब है, कहीं मेंटली बैलेंस खराब है। तो अगर हम इस चीज को गहराई से सोचे तो आज की डेट में कोई भी हेल्दी नहीं है। पर हेल्थ हेल्थ की जो डेफिनेशन हम यहाँ डिस्क्राइब कर रहे हैं वो ये कहना चाहते हैं कि फिजिकल भी अच्छा होना चाहिए, मेंटली भी अच्छा होना चाहिए और सोशल वेलबींग भी बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी हम उसको कहेंगे कि वो हेल्दी पर्सन। ओके, नेक्स्ट। अब इस चैप्टर में टॉपिक है, इन टॉपिक्स को हम कवर करते हैं इन सेशन में। टॉपिक कवर्ड इन दिस सेशन, फर्स्ट है इसमें तुम्हारा कॉमन डिसीज इन ह्यूमंस, जो मैं इस चैप्टर में अभी आपको कवर कराऊंगी। दूसरा है तुम्हारा इम्यूनिटी। इम्यूनिटी होती है हमारी प्रतिरक्षा तंत्र, जिसमें हम ह्यूमरल इम्यूनिटी पढ़ेंगे, हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी पढ़ेंगे। तीसरा है तुम्हारा एड्स। एड्स का तुम्हें पता होगा कि एड्स जो होता है कैसे फैलता है, ये शेयरिंग, ये एड्स का अभी तक कोई क्योर नहीं है। हम उसको एंटीबायोटिक तो देते हैं, पर हम एड्स को खत्म नहीं कर सकते। उसकी, जिसको एड्स हुआ है उसकी लाइफ थोड़ी इंक्रीज हो सकती है, साल बढ़ सकते हैं, पर उसकी डेथ निश्चित है, क्योंकि इसकी कोई वैक्सीन आज की डेट में नहीं बनी। कैंसर, कैंसर का, और ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूज। लास्ट में हम इसमें कवर करेंगे ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूज, कौन कौन से ड्रग्स होते हैं, और ये कैसे आज की डेट में हमारे यूथ को इफेक्ट कर रहे हैं, उन पे क्या इनका इफेक्ट पड़ता है, वो कवर। पर अभी मैं तुम्हें कराने वाली हूँ कॉमन डिसीज इन ह्यूमन। चलो, कॉमन डिसीज इन ह्यूमंस। सबसे पहले जानने की बात इसमें ये है
कि डिसीज आखिर क्या होती हैं, क्यों होती हैं और क्या है। When one or more organs are not functioning properly, we say that we are not healthy, that is we have a disease. हमारी बॉडी के ऑर्गन्स में से अगर कोई भी एक ऑर्गन्स ठीक से काम नहीं कर रहा तो हम कह सकते हैं कि हम हेल्दी नहीं हैं। दैट मीन्स हमें कोई ना कोई बीमारी है। तो ये हो गई आपकी डेफिनेशन। डिसीज की डेफिनेशन मैंने बताई है कि व्हेन वन और मोर ऑर्गन्स आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली वी से दैट वी आर नॉट हेल्दी, दैट इज वी हैव अ डिसीज, कि हमें कोई ना कोई डिसीज है। Pathogens. Any infectious agent, then the organism which cause disease are called pathogen. Such disease causing are called pathogen. कोई भी ऑर्गेनिज्म और कोई भी ऑर्गेनिज्म कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जिसके थ्रू हमें कोई डिसीज हो रही है उसको हम कहते हैं पैथोजन। ठीक है, ये पैथोजन की डेफिनेशन हो गई कि वो ऑर्गेनिज्म, कोई भी वो ऑर्गेनिज्म जिसके थ्रू हमें कोई भी पैथोजन, कोल्ड पैथोजन, सच डिसीज कॉजिंग आर कोल्ड पैथो। वो कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जिसके थ्रू हमें कोई डिसीज हो रही है उसको हम कहते हैं पैथोजन। चलो डिसीज देख लेते हैं कैसी कौन कौन से टाइप की होती है। डिसीज देयर आर टू टाइप्स, कंजेनाइटल डिसीज और एक्वायर्ड डिसीज। कंजेनाइटल डिसीज मैंने तुमने पहले अभी बताया ही था, बाई बर्थ होती हैं। इनको जेनेटिक डिसऑर्डर भी कहते हैं, जो हमें बाई बर्थ होता है। जेनेटिक में हमें कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है, हीमोफीलिया हो सकता है, क्रोमोसोमल डाउन सिंड्रोम हो सकता है। डाउन सिंड्रोम जिसमें कि हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है, वो हो सकता है। और दूसरा है तुम्हारा एक्वायर्ड डिसीज, वो डिसीज जो दुनिया में आकर हमने ली, हमें दूसरों से मिली, एक्वायर्ड किया, हमने दूसरों से लिया, वो डिसीज जो हमने दूसरों से ली उसको कहते हैं एक्वायर्ड डिसीज। हमने एक्वायर्ड किया है उनको, हमें यहाँ आकर वो डिसीज मिली है, इसलिए उनको हमने नाम दिया एक्वायर्ड डिसीज। अब एक्वायर्ड डिसीज भी दो टाइप से होती है, देयर आर टू टाइप्स। एक होती है तुम्हारी इन्फेक्शियस, जिनको हम इन्फेक्शियस डिसीज भी बोलते हैं, और इनको हम कम्युनिकेबल डिसीज भी बोल सकते हैं। कम्युनिकेबल क्यों बोला? क्योंकि ये हमें दूसरों से मिलती हैं, दूसरों से लग जाती हैं। ठीक है। और एक होती है हमारी नॉन इन्फेक्शियस, जो हमें, वो डिसीज जो हमें दूसरों से नहीं लग सकती, मतलब ऐसी डिसीज जिनका हम पर कोई इफेक्ट नहीं है, और उनको कहते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिसीज और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज भी। ये केवल इनके नाम चेंज है। अगर तुम्हारे सामने ये आ जाए कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, तो कंफ्यूज नहीं होना। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का मतलब भी नॉन इन्फेक्शियस डिसीज ही है, और कम्युनिकेबल डिसीज आ जाए तो इन्फेक्शियस डिसीज है। तो बस नाम ही चेंज है, समझने वाली बात है, इसलिए मैंने दोनों नाम लिखे हैं कि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। कंजेनाइटल डिसीज मैंने तुम्हें बता ही दिया है कि जो हमें बाई बर्थ मिलती हैं। ओके। और कौन कौन सी होती है? कलर ब्लाइंडनेस होती है, हीमोफीलिया होता है, क्रोमोसोमल डाउन सिंड्रोम। अब एक एक को डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे फैलती हैं इन्फेक्शियस डिसीज या फिर कम्युनिकेबल डिसीज जो हैं, ये कैसे फैलती है। ठीक है। डिसीज डिसीज विच आर इजीली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिसीज। एग्जाम्पल है आपका कॉमन कोल्ड और कोविड-19। चलो भैया देखते हैं। कम्युनिकेबल डिसीज जो होती है बेटा, डिसीज जो इजीली ट्रांसमिटेड हो रही है वन पर्सन टू अनदर पर्सन, एक एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो डिसीज इजीली फैल रही हैं, उनको हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिसीज या फिर इन्फेक्शियस डिसीज। और इसमें आ गया तुम्हारा एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं तो आ गया आपका कॉमन कोल्ड, और दूसरा आता है कोविड-19 और एड्स। कॉमन कोल्ड एक ऐसी इन्फेक्शियस डिसीज है जो कॉमन है, इसलिए इसका नाम ही हमने कॉमन रखा। आज की डेट में जिसे भी देखो कॉमन कोल्ड ही हो रहा है। कोल्ड हो जाता है, आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है, नाक बहने लगती है, तो ये वही डिसीज है, और ये राइनो वायरस के कारण होती है। कोविड-19 जो कि आज की डेट में फैला हुआ है, जिसने दुनिया में आतंक मचा रखा है। हर फैमिली में, मैं कहती हूँ इस साल तो हर फैमिली में कोविड-19 फैला हुआ था। ये भी राइनो वायरस ग्रुप में ही आता है। एड्स एड्स एक ऐसी बीमारी है जो क्योर नहीं है।
ठीक है? इन सभी को हम अभी आगे देखेंगे। नेक्स्ट है तुम्हारा नॉन इन्फेक्शियस डिसीज या जिन्हें हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। Disease which do not spread easily to other. Example cancer, lifestyle disorder, example blood pressure, PCOS और डायबिटीज। भाई देखो, किसी को कैंसर हुआ, किसी को कैंसर हुआ तो क्या वो दूसरे को भी कैंसर कॉज कर देगा? नहीं कर सकता ना, क्योंकि कैंसर तो क्या है, एक केमिकल के कारण हो रहा है। जो कैंसर जिस पर्सन को हुआ है वो उसी तक रहेगा, आगे वो स्प्रेड नहीं हो सकता। हमारा लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल के कारण भी हमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जिसे हम पीसीओडी भी कहते हैं और पीसीओएस भी कहते हैं। ये लेडीज में होता है। ये क्या होता है, हार्मोनल चेंज हो जाते हैं हमारे अंदर और मल्टीपल एग बनते हैं इस बीमारी में। तो ये अगर किसी एक लेडी को है तो क्या वो दूसरी को भी कर देगी? इसलिए ये क्या है, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, जो फैल नहीं सकती। अब अगर हम डायबिटीज की बात करें तो डायबिटीज भी कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि अगर किसी एक को हुई है तो वो दूसरे में स्प्रेड होगी। या फिर हम अगर बीपी है, बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो फैलती नहीं, मतलब जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है। तो अब हम इनमें यही बताने वाले हैं कि बीमारियां जो हैं वो कैसे फैल सकती हैं और कौन सी बीमारियां ऐसी हैं जो फैल नहीं सकती। ब्लड प्रेशर है, पीसीओएस है, डायबिटीज है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट, इन्फेक्शियस डिसीज। देखो, इन्फेक्शियस डिसीज में देयर आर 5 टाइप्स। बैक्टीरियल डिसीज आती है इसमें, जो हमें किसी बैक्टीरिया से हो सकती है। दूसरी वायरल डिसीज है। तीसरी तुम्हारी फंगल डिसीज है। हेलमेंथिक डिसीज है। और तुम्हारे प्रोटोजोमन। ये ऐसी डिसीज हैं जो इन्फेक्शियस हैं, फैलती हैं एक दूसरे में, वन पर्सन टू अनदर। एक एक को डिस्क्राइब करेंगे। बैक्टीरियल डिसीज में तुम्हारा आता है एग्जाम्पल निमोनिया, प्लेग, टाइफाइड और डिप्थेरिया एक्सेट्रा। पर मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलूंगी। एनसीईआरटी में आपको दिया है, निमोनिया का एग्जाम्पल दिया है और टाइफाइड, तो हम यहाँ पर दो ही डिस्क्राइब करेंगे। ये केवल नॉलेज के लिए मैंने तुम्हें बताया है कि ये बीमारियां हो सकती हैं। वायरल डिसीज में हम क्या करेंगे, वायरल डिसीज में हम कॉमन कोल्ड करेंगे, ठीक है। और फंगल डिसीज में रिंगवॉर्म का एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी ने, तो हम रिंगवॉर्म ही पढ़ेंगे। और हेलमेंथिक डिसीज में एग्जांपल दिया आपका एस्केरिस और फाइलेरिस एक्सेट्रा। प्रोटोजोवन में आपको एमीबियस और मलेरिया दिया है। इन दो को हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट, कॉमन इन्फेक्शियस डिसीज में पहली डिसीज आती है तुम्हारी बैक्टीरियल डिसीज। कौन सी डिसीज आ रही है, बैक्टीरियल डिसीज। बैक्टीरियल डिसीज में हम पढ़ेंगे टाइफाइड। टाइफाइड का नाम तुम सभी ने सुना होगा, कहते हैं ना कि इसको टाइफाइड हो गया। टाइफाइड क्या है, टाइफाइड क्या है, फीवर है, तो कहते हैं ना कि उसको तो टाइफाइड हो गया। तो ये टाइफाइड नाम तुम बहुत पहले से सुनते आ रहे हो। और इसका रीजन क्या है, क्यों होता है, कैसे फैलता है, क्या इसके सिम्टम है और क्या इसका टेस्ट है, एक एक को बताने वाले हैं। देखो, टाइफाइड क्या होता है। ये टाइफाइड कोज बाई साल्मोनीला टाइफी। ये साल्मोनीला टाइफाई बैक्टीरिया के थ्रू फैलता है। और इसका जो इफेक्ट होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन पर अपना दिखाता है एंड देन माइग्रेट टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड। ये इंटेस्टाइन पर इफेक्ट दिखाता है और ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी के जो अदर पार्ट है उनमें माइग्रेट हो जाता है। माइग्रेट हो जाता है मतलब फैल जाता है, ठीक है। इफेक्ट यहाँ पर देखो, इफेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन माइग्रेट टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी ब्लड। ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी के अदर पार्ट्स में भी ये माइग्रेट कर जाता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो ये कैसे फैल सकता है, क्या है इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन। कॉन्टिमिनेटेड फूड, भाई दूषित भोजन, एंड वाटर, गंदा पानी, have which has been contaminated by this pathogen। ये कैसे फैल रहा है, ये फैल रहा है आपके कॉन्टिमिनेटेड फूड एंड वाटर से, ठीक है। सिम्टम क्या है, जब ये हमें मान लो टाइफाइड हो चुका, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें टाइफाइड हो चुका है, उसके सिम्टम क्या हैं, एक एक को डिस्क्राइब करना है। सिम्टम देखो, सस्टेन हाई फीवर 39 डिग्री टू 40 सेल्सियस। हमें सस्टेन हाई फीवर होगा, वीकनेस आएगी हमारे अंदर, स्टमक एक्ने होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, हेडेक होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा। क्या क्या होने वाला है, हाई फीवर हुआ, वीकनेस आई,
ठीक है, कॉन्स्टिपेशन हो गया, सर दर्द होने लगा, लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब है भूख लगनी बंद हो गई हमको। और सीरियस कंडीशन में क्या होगा, इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाएगा। वो क्या होता है, होल इन द वॉल ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। आपकी आंत में एक बहुत बड़ा होल हो जाएगा। वो कब होगा, जब इमरजेंसी होगी, जब बहुत ज्यादा तबीयत खराब होगी और कंडीशन हो गई है क्या, मरने वाली। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारे इंटेस्टाइन में होल हो जाएगा। होल का मतलब छेद, छेद हो जाएगा हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में। एंड इवन डेथ में अकर इन सीवियर केस, और सीवियर केस में क्या होता है, फिर लास्ट में डेथ हो जाती है। तो ये जो छेद वाली बात होता है ना, मैंने होल इन द वॉल ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, ये तब होती है जब हम समझ ही नहीं पाते कि हमको क्या हुआ है। तो इसलिए इसमें इन्होंने बताए हैं इसके कुछ के सिम्टम क्या क्या है। वीकनेस आएगा आपको, स्टमक एक्ने होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, ये बताइए ना इसने। तो अगर हम इसका शुरू में ही क्योर कर लेंगे तो शायद ये कंडीशन ना आए। कौन सी कंडीशन ना आए, होल इन द वॉल कंडीशन ना आए। अब इसके टेस्ट की बात करो। ठीक है भाई, हम कैसे रिकॉग्नाइज करें, डायग्नोज करें कि हमको टाइफाइड ही हो गया है। तो इसके लिए हम कराते हैं अपना एक टेस्ट, जिसको हम कहते हैं विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट इज यूज्ड फॉर कंफर्म ऑफ टाइफाइड डिसीज। विडाल टेस्ट किया जाता है जिससे हमें ये कंफर्म हो जाता है कि भैया हमको तो टाइफाइड हो चुका। ओके, चलो भाई, एक एनसीईआरटी में मैरी मेलोन की भी एक कहानी दी गई है, जरा इसको भी ध्यान से सुन लो। भाई मैरी मेलोन जो थी, इनका निक नेम था टाइफाइड मैरी। ये क्या थी, एक कुक थी। टाइफाइड मैरी वॉज अ प्रोफेशनल कुक। शी वॉज अ टाइफाइड कैरियर हु कंटिन्यू टू स्प्रेड टाइफाइड फॉर सेवरल ईयर्स थ्रू द फूड शी प्रिपेयर्ड। मैरी मलोन का जो निक नेम था वो था टाइफाइड मैरी, जो कि एक कुक थी। इनको क्या था, टाइफाइड। इनको क्या था, इनको ये बीमार थी, पर ये क्या था, इनका पता ही नहीं चल पा रहा था लोगों को कि इनको क्या है, टाइफाइड है भी या नहीं है, क्योंकि इनके फैगस में जो था बैक्टीरिया था। ये क्या करती रही, खाना बनाती रही, लोगों को डिलीवर करती रही, और क्या हुआ फिर कि वो बीमारी फैल गई। जब इन्होंने खाना बनाया, पैक किया, लोगों को डिलीवर किया, वो खाना लोगों ने खाया, और खाकर क्या हुआ, लोग बीमार होते गए। और बीमारी, और बीमारी जो हुई, वो बीमारी जो है वो फैल गई। बीमारी जो है वो फैल गई। जब वो बीमारी फैल गई तो लोगों को शक हुआ कि आखिर ये बीमारी फैल ही क्यों रही है, किसके थ्रू फैल रही है। फिर उन्होंने उसको ध्यान से उनका टेस्ट कराया। किसका टेस्ट कराया, मैरी मेलोन का टेस्ट कराया गया। और जब मैरी मेलोन का टेस्ट कराया गया तो पता चला कि भैया ये बीमारी तो मैरी मेलोन के कारण ही फैल रही है। तब उनको नाम दिया गया टाइफाइड कैरियर। इसलिए उनको मैरी मेलोन जो थी, उनको टाइफाइड कैरियर भी कहा। ये थी, सी वॉज अ टाइफाइड कैरियर, मैरी मेलोन की कहानी हो। नेक्स्ट देखो, अब हम करने वाले हैं बैक्टीरियल डिसीज में निमोनिया। बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस pneumoniae and Haemophilus influenzae are responsible for the disease pneumonia in humans. Infects the alveoli air-filled sac of the lungs. जो निमोनिया है ये हो रहा है आपके स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजा के कारण। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चों, हमारे जो लंग्स हैं, हमारे लंग्स की जो एल्विलाई है उसमें फ्लूइड भर जाता है, उनमें फ्लूइड भर जाता है। हमारे लंग्स की जो एल्विलाई है उसमें क्या होता है, ये इफेक्ट कहाँ दिखा रहा है, इफेक्ट दिखा रहा है हमारे लंग्स पर, लंग्स की एल्विलाई पर। और होता क्या है, जब इसका इफेक्ट होता है तो जो लंग्स की एल्विलाई है उसमें फ्लूइड भर जाता है। जब उनमें फ्लूइड भर गया तो हमें क्या होता है, ब्रीथिंग ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होनी होती है। सीवियर केस में क्या होता है कि ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आने लगती है। और जब ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आती है तो हमारा रेस्पिरेशन जो है वो क्या होता है, रेस्पिरेशन हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि हमारी जो एल्विलाई है जिसका मेन फंक्शन है हमारी उस हमारे ब्रीथिंग में, उसमें क्या हुआ, फ्लूइड भर गया, और हमारा जो रेस्पिरेशन ट्रैक्ट है वो हमारा सारा डिस्टर्ब हो गया, जिससे हमें ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है। अब क्या है, ये फैलता कैसे,
एक एक को डिस्क्राइब करेंगे कि फैलता कैसे। ये हुई आपके इन्फेक्शन इन्फेक्ट्स की बात। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में हम करने वाले हैं कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे फैलता है। अ हेल्दी पर्सन एक्वायर द infection by inhaling the droplets aerosol released by an infected person or even by sharing glasses and stills with an infected person। एक हेल्दी पर्सन जो एक्वायर कर रहा है इन्फेक्शन बाय इनहेलिंग, एक हेल्दी पर्सन है और उसने एक इन्फेक्टेड पर्सन के सामने, इन्फेक्टेड पर्सन अगर कोई छींक रहा है, कोई खांस रहा है, उसके ड्रॉपलेट्स जो होंगे, उसके मुंह से निकलते हैं ना, जो ड्रॉपलेट्स निकल रही हैं, जो एयरसोल निकल रहे हैं, वो रिलीज हो रहे हैं इन्फेक्टेड पर्सन के। और उन ड्रॉपलेट्स को या एयरसोल को अगर एक हेल्दी पर्सन सांस ले रहा है, अपने अंदर ले लिया उसने, तो उसको तो ये प्रॉब्लम उसको भी हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि ये इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी खत्म। अगर किसी को निमोनिया हो गया है, इन्फेक्टेड पर्सन है, तो उसको हमेशा ही प्रिकॉशन रखनी है। अगर उसने प्रिकॉशन नहीं रखी और उसने वो छींक रहा है, खांस रहा है, ड्रॉपलेट्स निकाल रहा है, एयरसोल रिलीज कर रहा है और उसको एक हेल्दी पर्सन ले ले, इनहेल कर ले अपने अंदर बॉडी में, तो उसको भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। इवन उसके जो ग्लासेस हैं या उसके खाने पीने के जो बर्तन है या फिर उसके जो ग्लासेस हैं, उनको भी हमें अलग रखना चाहिए। इसमें हम यही बता रहे हैं। ये a healthy person acquire the infection by inhaling the droplets or aerosols released by an infected person or even by sharing glasses and with infected person। ओके, अब पता कैसे चले कि निमोनिया हो गया। सिम्टम की बात कर लेते हैं। सिम्टम में आपको क्या क्या होगा? फीवर आ जाएगा आपको, आप चिल महसूस करोगे, आपको फील होगा कि मुझे बहुत ठंड लग रही है, कपकपी आ रही है, कफ बनेगा आपको, हेडेक होगी। ये सब क्या है? सिम्टम है। इन सीवियर केस, इसमें भी कुछ सीवियर केस, जैसे उसमें क्या था, हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में क्या हो गया था? होल हो गया था। इसमें क्या होगा इन सीवियर केस में? इन सीवियर केस में हमें क्या होगा, हमारे जो लिप्स हैं, हमारे जो लिप्स एंड फिंगर नेल्स में टर्न ग्रे, ग्रे टू ब्लूइश इन कलर। हमारे हाथों की फिंगर और हमारे जो लिप्स हैं वो क्या होंगे? ग्रे हो जाएंगे, ग्रे टू ब्लूइश कलर के हो जाएंगे, जिससे हमें पता चलेगा अब ये कंडीशन खराब हो चुकी है, कंडीशन बिगड़ चुकी है, क्योंकि वो जो सिम्टम है वो हमें आउटर बॉडी पर दिखाई देंगे। इसको डायग्नोज कैसे करें? A chest X-ray is often used to diagnose pneumonia। चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं हम इसमें। हम इसको डायग्नोज अगर कराएं तो उसमें हम अपना क्या करेंगे? चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं, जिससे हमें डायग्नोज करना होता है कि निमोनिया हो गया है। ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, सच एज ए कंप्लीट ब्लड काउंट, सीबीसी बोलते हैं जिसको। ब्लड काउंट को क्या बोलते हैं? सीबीसी। टू सी द इम्यून सिस्टम इज फाइटिंग इन इन्फेक्शन, और ऑक्सीमेट्री टू measure how much oxygen is in blood। एक्सरे करा सकते हैं हम, अपना सीबीसी करा सकते हैं, ब्लड काउंट करा सकते हैं, जिससे हमें ये पता हम इसको कर सकते हैं कि निमोनिया को डायग्नोज किया जा सकता है। ठीक है, ये कुछ इसके बताए। एक्चुअली में इस चैप्टर को पढ़ने पर तो आधा तो ऐसा लगता है कि हम आधे डॉक्टर बन चुके हैं, क्योंकि ये सारा इसमें सब डिसीज ही डिस्क्राइब करने वाले। नेक्स्ट, वायरल डिसीज। कॉमन इन्फेक्शियस डिसीज में अब हम करने वाले हैं वायरल डिसीज। वायरल डिसीज में सबसे पहले आने वाला है कॉमन कोल्ड, जो मैंने बताया। कॉमन कोल्ड कॉज बाई राइनो वायरस। कॉमन कोल्ड जो होता है ये किसके कारण हो रहा है? कौन कॉज कर रहा है इसको? राइनो वायरस। कॉमन कोल्ड होता है बच्चों, कॉमन कोल्ड होता है कॉज बाई राइनो वायरस। ये राइनो वायरस के ग्रुप में आता है। और इसमें क्या होता है, ये इन्फेक्ट कहाँ करता है अपना? इफेक्ट्स द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक बट नॉट द लंग्स, इट रिमेन फॉर 3 to 7 days। ये हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को इफेक्टिव करता है, इस पर ये इफेक्ट दिखाता है अपना। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का मतलब है हमारे नाक और हमारे गले तक ही पहुंच पाता है, पर ये बट नॉट द लंग्स, हमारे लंग्स तक नहीं पहुंच पाता। ये ऊपर ऊपर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या, हमारा नाक और हमारे गले तक ही रहता है, ये हमारे लंग्स तक नहीं पहुंच पाता। और इसका जो पीरियड है, इट रिमेन फॉर 3 to 7 days, 3 से 7 दिन तक का इसका पीरियड होता है।
ये 3 से 7 दिन रहता ही है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन देख लेते हैं इसका कि भई इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन में अगर बात करें तो वही है ड्रॉपलेट्स रिजोलेटिंग फ्रॉम कफ और स्नीज ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन आर आइदर inhaled directly or transmitted through contaminated objects such as pen, books, cups, doorknob, computer keyboard or mouse etc. and cause infection in a healthy person. देखो, एक इन्फेक्टेड पर्सन अगर छींक रहा है, खाँस रहा है, तो उसके एयरसोल से हम क्या होंगे? हम भी इफ़ेक्टेड हो सकते हैं। एक इन्फेक्टेड पर्सन अगर खाँस रहा है, छींक रहा है, तो उसकी जो एयरसोल निकल रही है, उसकी जो ड्रॉपलेट्स गिर रहे हैं, अगर वो हम इन्हेल कर लेते हैं, तो हम भी इन्फेक्ट उस बीमारी को कॉज़ करेंगे। हमें भी वो बीमारी हो जाएगी। इवन अगर पर्सन जो जिसको इन्फेक्टेड पर्सन है, छींक रहा है, उसके ड्रॉपलेट्स अगर पेन पर गिर रहे हैं, बुक्स पे गिर रहे हैं, कप्स पे गिर रहे हैं, उन पेन्स को, बुक्स को हमने उठाया, अपने हाथों में लिया, तो वो हमें भी वो बीमारी हो जाएगी। इसलिए इसमें यही बता रहे हैं कि कॉन्टेमिनेटेड ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट में अगर ये जो बता रहा है कि सच एज पेन, बुक्स, कप्स, इन सभी चीज़ों से हमें क्या करना है? सावधान रहना है। मतलब हमें ध्यान रखना है। कंप्यूटर, कीबोर्ड, ये कुछ ऐसे नाम दिए हैं जो कॉमनली हम यूज़ करते ही हैं अपनी लाइफ में। ये ये है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। सिम्पटम क्या है? नोजल कंजक्शन हो जाएगा एंड डिस्चार्ज होगा, शॉर्ट थ्रोट होगा, हॉर्सनेस होगा, कफ होगा, हेडेक होगा और टाइटनेस होगी एक्सेप्ट। सिम्पटम में मैंने तुम्हें बताया है नोजल कंजक्शन होगा। फिर नोजल कंजक्शन में क्या होगा? सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। क्या होता है जब हमें कोल्ड होता है तो हमें क्या होता है? हमारी नाक ही बंद हो जाती है। फिर हम क्या ढूंढते हैं? विक्स इनहेलर। हम क्या ढूंढते हैं? विक्स इनहेलर ढूंढते हैं कि उसको सूंघते हैं तो हमें शायद थोड़ी प्रॉब्लम कम हो जाए। तो इतनी ज़्यादा कंजक्शन हो जाती है कि हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो। दूसरा, नाक से पानी बहना शुरू होता है, डिस्चार्जिंग हो जाती है, हमारा गला सूखने लगता है, गले में खराश-खराश, सोर थ्रोट हो जाता है, मतलब गले में खराश-खराश सी लगने लगती है, कफ होने लगता है हमें। हमें क्या होगा? थकान, टायर्डनेस, मतलब इतनी थकान लगती है, मन करता है कंबल लो और लेटे रहो, एटसेट्रा। और भी बहुत सारे सिम्पटम हैं जो इसमें हो सकते हैं। भाई चलो, एक-एक को मैंने बताया। नेज़ल कंजक्शन हो सकती है, डिस्चार्ज, शॉर्ट थ्रोट हो सकता है, कफ बनता है, टायर्डनेस होती है, एटसेट्रा। चलो नेक्स्ट करें। फंगल डिसीज। फंगल डिसीज में रिंगवॉर्म। बच्चों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। अगर तुम्हें दिल से अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि उन बच्चों को भी ये काम आए जो बच्चे ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते। नेक्स्ट है इसमें हमारा फंगल डिसीज रिंगवॉर्म। दाद खाज खुजली का एक ही लोशन, रिंग कटर। एक बहुत पुराना डायलॉग याद आ गया जिसमें टीवी में एक आता था ना, रिंग बॉम के लिए रिंग कटर। तो ये वही है, फंगल डिसीज, जिसमें क्या होता है? बॉडी पर रिंग बॉम बन जाते हैं, गोल गोल से बन जाते हैं, इसलिए उनको हम क्या कहते हैं? रिंग बॉम। रिंग बॉम कोज बाई जेनरा माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन एंड इपिडर्मोफाइटन। दे आर सीन इन groin between toe etc. रिंग वोम में क्या होता है? ये हमारे कोज बाई माइक्रोस्पोरम की वजह से होते हैं। ये उनके नाम दिए ट्राइकोफाइटन और इपिडर्मोफाइटन। ये हमारे बॉडी के किसी मतलब ये या तो मुंह पर होते हैं या फिर हमारी किसी भी पार्ट पर हो सकते हैं। इसका कोई पर्टिकुलर वे नहीं है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर हम इसकी बात करें तो ये फैल कैसे सकते? सोइल, फ्रॉम सोइल, सोइल से हो सकता है। बाय यूजिंग टॉवल, क्लॉथ, इवन कोम्ब और इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। ये फैलता है। मान लो किसी को रिंगवॉर्म की बीमारी हो गई, किसी को रिंगवॉर्म हो गया, ये फंगल डिसीज हो गई है उसको, तो इन्फेक्टेड पर्सन जिसको ये हुआ है उसका टॉवल, उसके यूज किए हुए टॉवल को अगर एक हेल्दी पर्सन करेगा तो उसको भी फंगल डिसीज हो जाएगी। उसके क्लॉथ से हो सकती है, उसकी कंघी से भी हो सकती है। कॉम्ब यूज़ कर रहे हैं, इन्फेक्टेड पर्सन का कॉम्ब तुमने यूज़ करा, एक हेल्दी पर्सन यूज़ करेगा तो उसको भी फंगल डिसीज़ हो जाएगी। सिम्पटम की अगर हम इसकी बात करें
कि हमें कैसे पता चले कि हमको फंगल डिसीज हो गई है या ये रिंगवॉर्म है। तो हमें क्या होगा, ड्राई होगा, स्कैली होगा, एसेंस होगा, वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज स्किन, नेल्स एंड स्कैल्प, ये सब बीमारियां हो सकती हैं एक इन्फेक्टेड पर्सन का को एक यूज किए हुए कॉम से, टॉवल से अगर हेल्दी पर्सन यूज करे तो भी फंगल डिसीज हो सकती है। ये एक एग्जांपल दिया है, पिक्चर दिखाई है, ये कुछ इस तरीके का होता है ना, गोल हो जाता है ये, इसलिए इसको रिंग की कंडीशन बताइए कि ये क्या हो गया है कि रिंग वॉर्म हो गया। रिंग वॉर्म, ये रहा रिंग वॉर्म इफेक्टेड एरिया ऑफ द स्किन, जिस बॉडी के पार्ट के या स्किन पर जहां पर ये होता है ये गोल कंडीशन में होता है, इसलिए इसको रिंग वॉर्म। चलो, कॉमन इन्फेक्शियस डिसीज में अब हम करने वाले हैं हेलमेंथिक। हेलमेंथिक डिसीज में हम करेंगे एस्केरिसिस। Ascariasis is the common roundworm and Boucheria, the five-layer worm caused by Ascaris। ये कहाँ होता है, इंटेस्टाइनल पैरासाइट। एस्केरिस जो होता है बच्चों, ये होता है इंटेस्टाइनल यानी कि हमारी आंतों में, ठीक है, इंटेस्टाइनल पैरासाइट। इसका ये जो कॉमन, इसको कहते हैं कॉमन राउंड वोम, क्या बोलते हैं इसको, कॉमन राउंड वोम बाउंचेरिया। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें इसके, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में ये हो सकता है सॉइल, वाटर, वेजिटेबल, आपके फ्रूट कॉन्टिमिनेटेड एंड विद फेसिस कॉन्टिनेटिंग, और आपके एग्स और पैरासाइट। देखो, एक इन्फेक्टेड पर्सन जिसको कि एस्केरिस की बीमारी है, पहले से ही डिसीज है, वो जहां पर भी अपना फेसिस, अपना फेगस निकाल रहा है, अपना मल वितरित कर रहा है, तो उसके मल में क्या होगा, उसके फेगस में क्या होगा, एग होंगे, और वो एग फिर क्या, उन एग से क्या होगा, वो फैल जाएगा, किसमें, सोइल में फैल जाएगा, वाटर में फैल सकता है, वेजिटेबल्स में फैल सकता है, और फ्रूट में फैल सकता है। और जब उसको कोई हेल्दी पर्सन उस वेजिटेबल का यूज करेगा या फिर उस वाटर का यूज करेगा, तो उसको भी ये बीमारी हो जाएगी। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन यही है। सिम्टम क्या है इसके, ये हो सकता है आपको, ये देखो सिम्टम, सिम्टम में क्या होगा, इंटरनल ब्लीडिंग होगी। इंटरनल ब्लीडिंग का मतलब है क्या है, अंदर की साइड से ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। मस्कुलर पेन होगा, आपको फीवर होगा, आपको एनीमिया हो जाएगा, मतलब एनीमिया हो जाएगा, आप में आयरन की कमी होगी, एंड ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल। और अगर कंडीशन हो गई खराब ज़्यादा, यानी कि सीवियर केस में क्या होगा, सीवियर केस में होगा कि आपकी जो इंटेस्टाइन है, आपका जो इंटेस्टाइनल पैसेज है, जो आपकी आंतें हैं, आंतों में, आंत में अवरोध यानी कि ब्लॉकेज हो जाएगी। और अगर आंत में ब्लॉकेज हो गई तो फिर कंडीशन हो जाएगी खराब। ओके, हर डिसीज की एक सीवियर कंडीशन बताई गई है। जैसे उसमें बताया था कि हमने क्या था कि छेद हो जाता है, ठीक है। तो सिम्टम में हमने बताया कि ये इंटरनल ब्लीडिंग करेगा, आपको मस्कुलर पेन करेगा, आपको फीवर होगा, आपको ब्लॉकेज हो जाएगी इंटेस्टाइनल पैसेज में। आपको सीवियर केस में होता है कि आपकी जो आंतें हैं, इंटेस्टाइन है, उनमें ब्लॉकेज हो जाए। अच्छा, ये देखो इमेज देखो जरा, ये फैलता कैसे है, ये दिखाया है ना यहाँ पर कि ये किस किस तरीके से कॉन्टेमिनेटेड फूड है, कॉन्टेमिनेटेड फूड से कैसे फैल रहा है। अगर ये आपके जो एग्स हैं मिट्टी में चले गए हैं और फिर वहां पर किसी ने टच किया तो वहां से फैल सकता है, सोइल से। फिर ये देखो, ये बच्चों का दिखाया है कि कैसे फैल सकता है। ये यहाँ पे एग लीव इन सॉइल, सॉइल में अगर आ गए हैं, एग आ गए हैं तो कैसे फैल सकता है। ये कुछ उसके वे दिखाए हैं, ट्रांसमिशन ऑफ वे दिखाए हैं कि किस किस तरीके से ये फैल सकता है। नेक्स्ट, हेलमेंथिक डिसीज में एक और डिसीज आती है आपकी फाइलेरियसिस और एल्फेंटेसिस। फाइलेरियसिस और एल्फेंटेसिस कॉज बाय बाउंचेरिया, बाउंचेरिया ब्रैंकोम्फिट एंड बाउंचेरिया मलाई, ये इसके दो टाइप हैं। द फाइलेरियल worms which cause a slowly developing chronic inflammation of the organs। देखो, ये बीमारी जब होती है, कौन सी, फाइलेरिया और एल्फेंटियासिस, तो इसमें क्या होता है कि
जब ये बीमारी होती है तो ये हमारी जो नीचे की बॉडी है, हमारे जो लिम्फ है हमारे, उसको इफेक्ट करती है। क्या करती है? ये फैलती है कोज बाई वाउंचेरिया, एक वाउंचेरिया है, वाउंचेरिया के थ्रू ये फैलती है, वाउंचेरिया ब्रोंकिट और वाउंचेरिया मलाई। फाइलेरी worms which cause a slowly developing chronic inflammation of the organs। ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कर देता है। मतलब क्या करता है कि जिस पार्ट में ये हो रहा है, ये होता कहाँ है? यूजुअली इन लोअर लिम्ब, हमारे नीचे के जो पोर्शन है, हमारे जो लोअर लिम्ब है, उसमें होता है। और किसके थ्रू हो रहा है? बाइट ऑफ फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में क्या है इसका? बाइट ऑफ फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। और ये कैसे फैल रहा है? जब फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो हमें बाइट करता है, तो वो बाइट कहाँ कर रहा है? यूजुअली इन लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब का मतलब है पैरों में। ठीक है? तो जब ये हमारे पैरों में, हमारे लोअर लिम्ब में ये मॉस्किटो बाइट करता है, तो होता क्या है कि हमारे जो पैर हैं, ये अपना इफेक्ट दिखा रहा है। तो हमारे जो पैर होते हैं, ये फूल कर सूज जाते हैं, इतने मोटे मोटे हो जाते हैं सूज के, इनमें इतनी स्वेलिंग आती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है कि ये हाथी पांव जैसे हो जाते हैं। इसलिए हाथी पांव के लिए इन्होंने इसको क्या नाम दिया? एल्फेंटिएसिस। क्या नाम दिया? एल्फेंटिएसिस। इस वजह से इसको एल्फेंटिएसिस भी कहते हैं। सिम्टम क्या है इसके? फाइलेरियल worms live in lymphatic vessels, usually in lower limb. It causes chronic inflammation of the organs in which they live for many years. Limb and genital organs may be deformed. देखो क्या, जब फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो ने काटा हमारे लोअर लिम्ब पर, तो हमारे नीचे का जो लोअर लिम्ब है वो फूल कर इतना मोटा हो गया, हाथी पांव जैसा, इसलिए उसको नाम दिया गया इल एलिफेंटिएसिस। और जब ये हमारा इफेक्ट दिखाता है, तो इससे हमारे जो जेनाइटल ऑर्गेन्स हैं, हमारे जेनाइटल ऑर्गेन्स हैं, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स हैं, तो हमारे वो ऑर्गेन्स भी इफेक्टेड हो जाते हैं। हमारे जेनाइटल ऑर्गेन्स भी, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स भी इससे इफेक्टेड हो जाते हैं। मतलब ये अपना इफेक्ट दिखाता है, उन पर भी डिफॉर्म्ड हो जाते हैं। ठीक है? और ये अगर किसी को हो जाए, तो वो उसमें सालों साल रह सकता है। इन्फ्लेमेशन ऑफ द ऑर्गेन्स इन विच दे लिव फॉर मैनी ईयर्स, मतलब बहुत साल तक ये वहां पर रह सकता है। ये इसमें बताया। देखो, ये एक एक का मैंने बताया तुम्हें। इसको इसको हम क्या कहते हैं? फाइलेरिस और एल्फेंटिएसिस क्यों कहते हैं, और ये किसकी वजह से हुआ? कॉज बाई बाउंचेरिया। और इसके दो नाम बताए, बाउंचेरिया ब्रैंकोफिट और मलाई। फिर हमने बताया द फाइलेरियल worms which cause a slowly developing chronic। क्रोनिक क्यों नाम दिया? क्रोनिक का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा क्रोनिक कंडीशन हो गई है, इतने पैर इतने हैवी हो जाते हैं कि हम उठ नहीं सकते अपने आप, हमें किसी न किसी सहारे की जरूरत, इतने मोटे मोटे पैर हो जाते हैं कि हम एक्टिविटी भी करने में समर्थ नहीं होते उस टाइम। मोड ऑफ ट्रांसमिशन मैंने बताया है कि बाइट ऑफ फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। अच्छा, सोचने की बात यह है कि जब भी मॉस्किटो का नाम आता है कि बाइट किया, हम हमेशा फीमेल का ही नाम ले रहे हैं। इसका रीजन मैं तुम्हें बताऊंगी कि फीमेल मॉस्किटो का ही नाम क्यों लेते हैं। यहाँ पर भी फीमेल आ रहा है, और जब हम लाइफ सर्किल ऑफ प्लाज्मोडियम पढ़ेंगे तो उसमें भी फीमेल ही आएगी मॉस्किटो। तो इसका रीजन मैं तुम्हें डिस्क्राइब करूंगी उसके लाइफ सर्किल में, कि हम फीमेल मॉस्किटो ही क्यों हर बार बोलते हैं, मेल मॉस्किटो क्यों नहीं बोलते। चलो, अच्छा, सिम्टम मैंने तुम्हें इसके बता दिए हैं कि फाइलेरियल worms live in lymphatic vessels, usually in lower limb. It causes chronic inflammation of the organs in which they live for many years. Limb and genital organs may be deformed. मैंने बताया कि जब ये बीमारी होती है तो हमारे लोअर लिम्ब ही नहीं, हमारे जो जेनाइटल ऑर्गेन्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स हैं, वो भी, उन पर भी ये अपना इफेक्ट दिखाता है। ठीक है? अब इसमें एक भी बात और है बताने की कि आखिर ये होता क्यों है, कि रीजन क्या है। इसका रीजन मैं तुम्हें बताना कि ये बीमारी कैसे होती है। ये बीमारी होती है बच्चों कि हमारी बॉडी में क्या होती है? ब्लड वेसल्स होती हैं।
ब्लड वेसल्स से हमेशा ही एक फ्लूइड रिलीज होता है, जिसको हम कहते हैं लिम्फेटिक फ्लूइड। हमारी बॉडी में एक फ्लूइड, हमेशा एक फ्लूइड रिलीज होता है, जिसको हम कहते हैं ब्लड वेसल से, हमारी बॉडी के ब्लड वेसल से हमेशा ही एक फ्लूइड रिलीज होता है, निकलता है, जिसको हम कहते हैं लिम्फेटिक लिम्फ वेसल। जो जो फ्लूइड निकल रहा है हमारी बॉडी से, एक फ्लूइड निकलता है जिसे, जो जाता है हमारे लिम्फ वेसल्स में, ठीक है। वहां से वो फिर वापस चला जाता है ब्लड वेसल्स में। अब जब वो वापस चला जाता है ब्लड वेसल्स में, तो ऐसे में जो लिम्फ का सर्कुलेशन था, जो नॉर्मल सर्कुलेशन है, भाई हमारी ब्लड वेसल्स से जो फ्लूइड निकला वो लिम्फ वेसल्स में जा रहा है, पर अगर ये बीमारी हमें हो गई तो क्या होगा? ऐसे में जो हमारी बॉडी से जो फ्लूइड निकल रहा है वो लिम्फ वेसल्स में नहीं जा पाता, यानी कि जो लिम्फ का जो सर्कुलेशन बना रहता है वो फिर नहीं हो पाता, ठीक है। क्योंकि क्या हुआ, बाउंचेरिया उसमें आ गया है, बाउंचेरिया ने अपनी एंट्री ले ली है। अगर बाउंचेरिया की एंट्री बॉडी में हो गई है, हमारे लोअर लिम्फस ने इफेक्ट दिखा दिया है बाउंचेरिया ब्रंकेट ने, तो क्या होगा, फिर ये जो नॉर्मल सर्कुलेशन थी वो नहीं होगी। और जब नॉर्मल सर्कुलेशन नहीं होगी तो क्या होगा, वो जो फ्लूइड निकला है, जो ब्लड वेसल से जो फ्लूइड निकल रहा है वो वापस नहीं जा पाएगा। और वापस नहीं जा पाएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे ये लिम्फ वेसल्स सूज जाएंगी। जो फ्लूइड हमारी बॉडी से निकल रहा था, हमारी ब्लड वेसल से जो फ्लूइड बना, उसे जब रास्ता ही नहीं मिला, क्योंकि उसमें तो बाउंचेरिया आ गया है। अगर बाउंचेरिया नहीं है, एक हेल्दी पर्सन है, हेल्दी पर्सन में ये सर्कुलेशन नॉर्मल ही हो रहा है कि ब्लड वेसल्स हैं, उनसे फ्लूइड रिलीज हुआ, वो लिम्फ वेसल्स में जा रहा है नॉर्मल पर्सन में। पर अगर एक पर्सन इफेक्टेड हो गया है किससे, फाइलेरिया एल्फेंटिएसिस से, तो उसमें बाउंचेरिया की एंट्री हो गई है। अब एंट्री हो गई है तो क्या होगा, एंट्री होने पर वो वापस नहीं जा पाएगा, और क्या होगा, जो हमारी लिम्फ वेसल्स हैं वो सूज जाएंगी, और सूज सूज के क्या होंगी, मोटी हो जाएंगी, उनमें इन्फ्लेमिनेशन हो जाएगा, और हमारी ये जो बीमारी है ये घातक रूप लेगी, जिससे हमारा लिम्ब और जेनाइटल ऑर्गन्स भी इफेक्टिव होंगे। चलो, मैंने इसको थोड़ा एक्स्ट्रा बताया तुम्हें, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोटोजोवन डिसीज। प्रोटोजोवन डिसीज, प्रोटोजोवन डिसीज में तुम्हारा आता है मलेरिया। तुम इस नाम से पहले भी तुम इसको बहुत बार पढ़ चुकी हो, मलेरिया। एक ऐसी बीमारी जिसको कहते हैं ना कि भाई उसको तो मलेरिया हो गया है। कौन से मॉस्किटो से होती है ये मलेरिया, क्या रीजन है, कौन सी इसकी स्पीसीज है, क्या इसका लाइफ सर्किल है, क्या इसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स है, वो एक एक मैं तुम्हें यहाँ बताने वाली हूँ। चलो, प्रोटोजोवन डिसीज, मलेरिया। Plasmodium, a tiny protozoan, is responsible for malaria disease. Different species of Plasmodium, Plasmodium vivax, Plasmodium malaria, and Plasmodium falciparum, are responsible for different types of malaria. Of these, malignant malaria caused by Plasmodium falciparum is the most serious one and can even be fatal. चलो समझते हैं। भाई जो ये प्रोटोजोवन डिसीज है, जो मलेरिया है, ये फैल रहा है हमारे प्रोटोजोवा से, प्लाज्मोडियम अटेनी प्रोटोजोवन, जो कोज कर रहा है मलेरिया। इस प्लाज्मोडियम की 3 स्पीसीज बताई, जो हैं कुछ ऐसे। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम फैल रहा है किससे, प्रोटोजोवा से, ठीक है, जो कोज कर रहा है किसको, मलेरिया। इसकी 3 हमने यहाँ पे डिफरेंट टाइप की स्पीसीज बताई हैं, जो तुम्हें पता होनी चाहिए। यहाँ पर केवल हम एक ही पढ़ने वाले हैं, पर ये इसके 3 स्पीसीज के नाम तुम्हें दिमाग में अपने रखने हैं, कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ये डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम के नाम हैं। एक एक को आप अपना याद करना। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया। ये कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जो डिफरेंट टाइप के मलेरिया को कॉज करती है। ऑफ दीज, इसमें से एक इम्पोर्टेंट जो है, जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, वो है ऑफ दीज मैलिग्नेंट मलेरिया, जो होता है कोज बाई प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ये जो मैलिग्नेंट मलेरिया है, ये हो रहा है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के
कारण, ठीक है, लेग्निनेंट। इसका इनके नाम याद रखने हैं और फैल्सीपेरम से कौन सा मलेरिया फैला, इसको याद रखना है, ठीक है। देखो, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, ये बुक में तो नहीं है, पर ये मैं तुम्हें नॉलेज के लिए बताना। हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स में हमें पता होना चाहिए कि मलेरिया कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, कहाँ से आया ये नाम मलेरिया, कहाँ से आया। तो हमें ये तो पता है कि मलेरिया हो गया है, उसको मलेरिया हो गया है, उसको टाइफाइड, हमें ये भी पता होना चाहिए कि स्टोरी, इसकी हिस्ट्री क्या है, थोड़ी सी मैं तुम्हें यहाँ बता दें इसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स क्या है। द वर्ड मलेरिया मीन्स स्मेल प्लस एयर, full smell air. In 1897, Sir Ronald Ross, a doctor who was born at Almora in India and he was in Indian Army, established that malarial parasite is transmitted by the bite of a female Anopheles mosquito. The word malaria, मलेरिया वर्ड कहाँ से, मलेरिया को अगर हम तोड़ दें तो मैल प्लस एयर बन रहा है। मैल मतलब गंदा, गंदा, गंदी हवा, गंदा कीचड़, गंदा पानी, प्लस एयर, गंदी हवा मैंने बोला प्लस एयर, और फुल स्मेलिंग स्मेल जिसमें कितनी गंदी हवा बोला। हुआ क्या, पहले जो लोग थे उनको यही नहीं पता चल पाया कि आखिर ये मलेरिया फैला कैसे। उन्हें लगा कि जहाँ गंदा पानी इकट्ठा हो रहा है, जहाँ गंदे नाले हैं, गंदा पानी है और कीचड़ भरा हुआ है, उसकी स्मेल से ये बीमारी, वो यही नहीं पता लगा पाए कि आखिर ये मलेरिया फैला कैसे, इसलिए उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया, मलेरिया। फिर 1897 में सर रोनाल्ड रॉस, जो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, अल्मोड़ा के रहने वाले थे, वो इंडियन आर्मी में वो थे, वो दैट मलेरियल पैरासाइट, उन्होंने इसके ऊपर सर्च किया और उन्होंने बताया कि जो मलेरियल पैरासाइट है, ये गंदी हवा, गंदे पानी या गंदे कीचड़ से नहीं, ये फैल रहा है एक मॉस्किटो के काटने पर। उस मॉस्किटो का नाम क्या था, फीमेल एनोफ्लिजिस मॉस्किटो। मैंने तुम्हें पहले अभी पीछे वाले लेक्चर में पूछा था कि भाई हम हर बार मॉस्किटो तो बोल रहे हैं और साथ में फीमेल ही बोल रहे हैं, भाई फीमेल ही क्यों बोल रहे हैं बार बार, मेल मॉस्किटो भी तो काट सकता है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें मेल मॉस्किटो ने काटा या फीमेल मॉस्किटो ने बाइट किया, ठीक है। इसका रीजन मैं तुम्हें बताने वाली हूँ अभी। द वर्ड मलेरिया मीन्स स्मेल प्लस एयर, फुल स्मेलिंग एयर। उन लोगों ने तो सोचा कि गंदे पानी की वजह से, गंदे कीचड़, गंदे पानी, गंदी हवा की वजह से उन्होंने इसका नाम मलेरिया रखा। पर बाद में 1897 में सर रोनाल्ड रॉस, इनका नाम अगर याद कर सकते हो तो याद कर रखना, क्योंकि कभी कभी हमें इनके जो साइंटिस्टों के नाम आते हैं ना, ये भी हमें काम आ जाते हैं, हमें पता होना चाहिए कि साइंटिस्ट ने क्या सर्च किया, ठीक है। तो देखो, सर रोनाल्ड रॉस ने अपनी इन्वेंशन की, उन्होंने उसको सर्च किया और बताया कि फीमेल एनोफ्िलीज मॉस्किटो के काटने पर मलेरिया फैलता है। अब ये तो हमें पता चल गया कि भाई मलेरिया कैसे फैला, क्या रीजन था। अब इसका रीजन ये देखो, फीमेल एनोफ्िलीज मॉस्किटो, हमेशा फीमेल एनोफ्िलीज मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो ही क्यों बोल रहे हैं, इसका रीजन समझो। हमेशा जब भी हमें कोई मॉस्किटो बाइट करता है तो वो फीमेल ही बाइट करता है, मेल मॉस्किटो तो कभी हमें बाइट करते ही नहीं, समझ रहे हो। फीमेल मॉस्किटो जो होती हैं, इनको अपने एग डेवलप करने होते हैं, और एग डेवलप करने के लिए इनको क्या चाहिए होता है, सीरम चाहिए होता है, ब्लड चाहिए होता है। तो ये अपनी क्वांटिटी कहाँ से पूरी करेंगी, ये अपनी क्वांटिटी कहाँ से पूरी करेंगी, ये क्या करती हैं, जितने भी हमारे जो मेल होते हैं, जो हमारे ह्यूमन बींग्स होते हैं, इनके ब्लड को, ब्लड बाइट करती हैं और उनसे अपने एग को डेवलप करती हैं। इनको सीरम चाहिए होता है, सीरम एल्ब्यूमिन ब्लड प्रोटीन फॉर डेवलपिंग एग। कौन सा मैंने सीरम बताया, इनको क्या चाहिए होता है, सीरम एल्ब्यूमिन ब्लड प्रोटीन फॉर डेवलपिंग एग, इनको अपने एग डेवलप करने होते हैं। इसलिए जो फीमेल मॉस्किटो होती हैं, हमेशा हमें फीमेल मॉस्किटो ही बाइट करती हैं, क्योंकि इनको अपने एग डेवलप करने हैं। और मेल मॉस्किटो, जो मेल मॉस्किटो है, वो हमें बाइट नहीं करते। वो फिर क्या करते हैं, वो प्लांट का जो जूस होता है ना, प्लांट का जो जूस होता है उसको चूसते हैं। जो मेल मॉस्किटो होते हैं वो प्लांट का जूस रैप करते हैं, चूसते हैं, और जो फीमेल मॉस्किटो होती है वो हमें बाइट करती हैं अपने एग को डेवलप करने।
तो अब कभी भी अगर मॉस्किटो तुम्हें काटे तो समझ जाना कि तुम्हें फीमेल मॉस्किटो ने काटा है, हमेशा फीमेल ही बाइट करेगी। ठीक है, नेक्स्ट, लाइफ सर्किल ऑफ प्लाज्मोडियम, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ सर्किल ऑफ प्लाज्मोडियम, जितनी भी मैंने तुम्हें अभी डिसीज बताई हैं वैसे तो ये सारी ही इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज मैं तुम्हें यहाँ इंपॉर्टेंट ही पढ़ा रही हूँ, ये सभी तुम्हारे एग्जाम से रिलेटेड है। लाइफ सर्किल ऑफ प्लाज्मोडियम फिर हम आज डिस्कशन फिर से करने वाले हैं। दिस सर्किल हैज टू होस्ट, दैट इज प्राइमरी होस्ट एंड सेकेंडरी होस्ट। इस सर्किल में हम दो होस्ट पढ़ेंगे, एक होगा प्राइमरी होस्ट और दूसरा है हमारा सेकेंडरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट में आता है तुम्हारा मॉस्किटो और सेकेंडरी होस्ट में आता है ह्यूमंस। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे दो होस्ट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, दो होस्ट की। दिस दिस सर्किल हैज टू होस्ट, दैट इज प्राइमरी होस्ट मॉस्किटो एंड सेकेंडरी होस्ट ह्यूमंस। देखो, क्योंकि ये दो होस्ट हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, डाइजेनेटिक, क्योंकि यहाँ पे दो होस्ट की बात हो रही है। दो मीन्स डाई, दो मीन्स डाई, डाइजेनेटिक सर्किल है ये। ठीक है, इसमें दो होस्ट आने वाले। ओके, चलो पहले ये देखते हैं। When a female Anopheles mosquito bite a healthy human and inject sporozoites, infective stage of Plasmodium। एक फीमेल एनोफ्लिसिस मॉस्किटो ने एक हेल्दी पर्सन को बाइट किया। सबसे पहले क्या, फर्स्ट स्टेज में एक एनोफ्लिस मॉस्किटो है, फीमेल एनोफ्लिस मॉस्किटो, उसने एक हेल्दी पर्सन को बाइट किया जिससे उसके जो स्पोरोजोइट्स हैं, स्पोरोजोइट्स क्या है, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि स्पोरोजोइट्स क्या है। स्पोरोजोइट्स होते हैं बच्चों सिल्वरी ग्लैंड, जो हमारी सिल्वरी ग्लैंड है, मॉस्किटो की जो सिल्वरी ग्लैंड है उसमें उसके स्लाइवा में स्पोरोजोइट्स प्रेजेंस होते हैं और इसीलिए इसको इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम बोलते हैं। तो जैसे ही उसने काटा उसकी स्लाइवा जो है वो ह्यूमन जो हेल्दी पर्सन है उसमें इंजेक्ट हुई, यानी कि स्लाइवा में क्या थे, स्पोरोजोइट्स थे, तो स्पोरोजोइट्स क्या हुए, एंटर कर गए हेल्दी पर्सन में, तो वो क्या हुआ, इन्फेक्टिव स्टेज हो गई। सेकेंड स्टेज में क्या, सेकेंड स्टेज में क्या होगा, अलोंग विद स्लाइवा थाउजेंड ऑफ स्पोरोजोइट्स आर रिलीज्ड इन ब्लड। क्या हुआ, मैंने जो ऊपर बताया तुमको, जैसे ही उसने काटा उसका स्लाइवा जो था जिसमें क्या थे, थाउजेंड ऑफ स्पोरोजोइट्स थे, वो रिलीज कहाँ हो गए, वो रिलीज हो गए ब्लड में, वो जाके हेल्दी पर्सन के ब्लड में रिलीज हो गए। फिर क्या, थर्ड स्टेज में देखो क्या होता है, द पैरासाइट रीच द लीवर थ्रू ब्लड सर्कुलेशन, द पैरासाइट रिड्यूस asexually in liver cell burst and the parasite is released in the blood। होगा क्या, देखो क्या, जैसे ही स्पोरोजोइड्स रिलीज हुए ब्लड में, पैरासाइट कहाँ पहुंचता है, फर्स्ट साइट कहाँ होगी, पैरासाइट फर्स्ट साइट पे जहाँ पहुंचता है वो है हमारा यहाँ पर लीवर। सबसे पहले पैरासाइट जो होता है रीच द लीवर, लीवर पर एंट्री करता है, लीवर पर अटैक करता है, थ्रू किसके थ्रू, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू लीवर पर अटैक करता है। द पैरासाइट रिड्यूस एसेक्सुअली इन लीवर सेल। देखो, जैसे ही ये हमारे लीवर पर अटैक करता है, लीवर पर अटैक करता है तो होता है ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ये क्या करेगा, लीवर पर अटैक करेगा और वहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा। क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा और ये लीवर की जो सेल है उसको ब्रस्ट कर, ठीक है। तो लीवर की सेल को हम क्या बोलते हैं, लीवर की सेल को हेपेटोसाइट भी कहते हैं। मैंने ब्रैकेट्स में इसको अलग से इसीलिए बताया है कि लीवर की जो सेल है उनको हम हेपेटोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या करेगा, लीवर की सेल को इफेक्टिव करेगा, मल्टीप्लाई होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाएगा अपना। तो लास्ट में क्या होगा, लीवर की जो सेल है, वो जो लीवर की जो सेल है वो ब्रस्ट हो जाएंगी एंड द पैरासाइट इज रिलीज्ड इन द ब्लड। और जो पैरासाइट होगा वो रिलीज हो जाएगा कहाँ, पैरासाइट कहाँ रिलीज हो जाएगा, वो हो जाएगा ब्लड में। जैसे ही लीवर पर अटैक करेगा वहां पर ये अपना क्या दिखाएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, मल्टीप्लाई होगा और लीवर की सेल जो होंगी वो ब्रस्ट हो जाएंगी और ये क्या करेगा, पैरासाइट इज रिलीज इन द ब्लड। पैरासाइट देन अटैक द रेड ब्लड सेल। फिर नेक्स्ट स्टेज में ये क्या करता है,
नेक्स्ट स्टेज में ये क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेज में ये क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेज में ये करेगा, पैरासाइट देन अटैक द रेड ब्लड सेल। अब क्या होगा, ये पैरासाइट करेगा हमारी रेड ब्लड सेल्स को पर अटैक करेगा एंड रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन आरबीसी एंड रप्चर द रेड ब्लड सेल which release a toxic substance called hemoglobin responsible responsible for chill and high fever। अब क्या करेगा, ये जैसे ही हमारे लीवर पर अटैक करेगा, फिर हमारे लीवर पर अटैक करने पर यहाँ पर एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके जो हमारे लीवर के सेल है, हेपेटोसाइट है, उनको ब्रस्ट करता है, ब्रस्ट करके ब्लड में रिलीज होता है, और वहां से फिर ये क्या करता है, हमारी रेड ब्लड सेल को पर अटैक करता है। ठीक है, रेड ब्लड सेल पर जैसे ही अटैक करता है, यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और हमारी जो रेड ब्लड सेल आरबीसी है वो रप्चर होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही आरबीसी रप्चर होती है, ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करता है, जिसको कहते हैं हीमोजोइन, जिसको कहते हैं हीमोजोइन। ये क्या करता है हीमोजोइन, जैसे ही हीमोजोइन टॉक्सिक सब्सटेंस जो हीमोजोइन है ये रिलीज होता है, इससे हमें चिल कपकपी आनी शुरू हो जाती है, हमें सर्दी लगनी स्टार्ट होती है और हाई फीवर हो जाता है। देखो पैरासाइट जो है ना, ये पैरासाइट देन अटैक द रेड ब्लड सेल्स एंड रिप्रोड्यूस asexually in RBC rupture the red blood cells which release a toxic substance called hemoglobin responsible for chill and high fever। जिससे हमें क्या होगा, चिल होगा और हाई फीवर हो जाएगा। अब आते हैं इसमें नेक्स्ट स्टेज। A stage will form in human RBC which is called gametocyte। One is male gametocyte and second is female gametocyte। सेक्सुअल स्टेज, देखो इस होस्ट में, इस होस्ट में क्या होगा, दो स्टेज आएंगी। एक तो वो होती है वो स्टेज जिसमें होस्ट जो, वो स्टेज जो सेक्सुअल कंडीशन दिखा रही है, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, उसको तो हम कहते हैं बच्चों प्राइमरी होस्ट, और जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो हम कहते हैं सेकेंडरी होस्ट। तो अभी तक जो रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा है। ठीक है, तो यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा है हमने अभी तक। अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है वो किस में होगा, प्राइमरी होस्ट में होगा, यानी कि मॉस्किटो में होगा, मॉस्किटो की गट में होगा। ठीक है, आ स्टेज विल फॉर्म इन आरबीसी विच इज कॉल्ड गैमेटोसाइट। और वहां पर क्या होगा, आरबीसी में दो दो गैमेटोसाइट बनेंगे। एक होगा तुम्हारा मेल गैमेटोसाइट और दूसरा होगा तुम्हारा फीमेल गैमेटोसाइट। ये स्टार्ट हो गई है यहाँ पर सेक्सुअल स्टेज, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। फिर क्या होगा, when when blood is sucked by mosquito, all stage of parasite enter into mosquito body। फिर क्या होगा, एक मॉस्किटो जब बाइट करेगा, सक करेगा ब्लड को, तो ये सारी स्टेज जो पैरासाइट की थी वो उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगी, मॉस्किटो बॉडी में एंटर कर जाएंगी। और फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द मॉस्किटो गट। और क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और डेवलपमेंट कहाँ होगा, मॉस्किटो की गट में फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट हो जाएगा। देखो द जाइगोट डेवलप एंड form thousands of sporozoites which migrate into silvery gland of the mosquito। मॉस्किटो की जो सिलाइवरी ग्लैंड है उसमें ये सारे स्पोरोजोइट्स जो है वो एंट्री ले जाएंगे, थाउजेंड ऑफ स्पोरोजोइट्स जो है ये उसकी सिल्वरी ग्लैंड में आ जाएंगे। व्हेन द मॉस्किटो बाइट अनदर ह्यूमन द स्पोरोजोइट्स आर इंजेक्टेड। फिर वो इन्फेक्टेड मॉस्किटो जब दूसरे किसी हेल्थी पर्सन को बाइट करेगा, तो ये सारे जो इन्फेक्शंस हैं, बाइट्स करेगा तो स्पोरोजोइट्स जो होंगे वो उसमें इंजेक्ट हो जाएंगे। व्हेन द मॉस्किटो बाइट अनदर ह्यूमन द स्पोरोजोइट्स आर इंजेक्टेड। ये लास्ट स्टेज में क्या होगा, व्हेन द मॉस्किटो बाइट अनदर ह्यूमन द स्पोरोजोइट्स आर इंजेक्टेड। और वो जब एक हेल्दी पर्सन को दूसरे पर्सन को काटेगा तो उसमें ये जो स्पोरोजोइट्स है इंजेक्टेड हो जाएगा। एक बार इसको मैं समराइज कराती हूँ।
लाइफ सर्किल ऑफ प्लाज्मोडियम, द ये सर्किल दो होस्ट में हो रही है, प्राइमरी होस्ट, सेकेंडरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट कौन है इसमें? मॉस्किटो है। सेकेंडरी होस्ट कौन है? ह्यूमंस है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें हो रहा है? मॉस्किटो में होगा, क्यों? तो उसको हम क्या कहेंगे? प्राइमरी होस्ट कहेंगे। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें हो रहा है? ह्यूमंस में हो रहा है, इसलिए इसको हम सेकेंडरी होस्ट कहेंगे। जैसे ही एक वैन अ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो बाइट अ हेल्दी ह्यूमन एंड इंजेक्ट स्पोरोजोइट, जैसे ही एक फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो एक हेल्दी ह्यूमन को काटती है, तो उसके जो स्पोरोजोइट्स हैं, वो स्पोरोजोइट जो उसकी स्लाइवा में प्रेजेंस हैं, वो स्पोरोजोइट्स जो उसकी स्लाइवा में प्रेजेंस है, वो जैसे ही किसी हेल्दी पर्सन को काटती हैं तो उसमें एंट्री कर जाते हैं। उस स्टेज को हम क्या कहते हैं? इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम बोलते हैं। अलोंग विद सलाइवा थाउजेंड ऑफ स्पोरोजोइट्स आर रिलीज इन ब्लड, यानी कि जैसे ही उसने हेल्दी पर्सन को काटा, उसके ब्लड में थाउजेंड ऑफ स्पोरोजोइट्स ने एंट्री ली। द पैरासाइट रीच सबसे पहले कहाँ पहुंच रहा है? लीवर पर। द पैरासाइट रीच द लीवर थ्रू ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू जो पैरासाइट है वो सबसे पहले पहुंचता है हमारे लीवर पर। लीवर को इफेक्ट, लीवर पर इफेक्ट दिखाता है, और जैसे ही वो लीवर पे अपना इफेक्ट दिखाता है, उसमें होता है क्या? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वो मल्टीप्लाई करेगा अपने आप को, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। लीवर की सेल को हम क्या कहते हैं? हेपेटोसाइट भी कहते हैं। ठीक है। जैसे ही वहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो हमारे जो लीवर सेल हैं वो ब्रस्ट हो जाते हैं, मतलब फट जाते हैं, और जो पैरासाइट है वो रिलीज हो जाते हैं ब्लड में। अब क्या होगा? सेकंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। सेकंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ हो रहा है? आरबीसी में हो रहा है। पैरासाइट देन अटैक द रेड ब्लड सेल एंड रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन आरबीसी। ये क्या कर रहा है? आरबीसी पर पहुंचता है, वहां आरबीसी पर अटैक कर रहा है, जिसमें क्या होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, यहाँ पर भी वो अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, एंड रप्चर द रेड ब्लड सेल्स विच रिलीज अ टॉक्सिक सब्सटेंस कॉल्ड हीमोजोइन रेस्पॉन्सिबल फॉर चिल एंड हाई फीवर। जैसे ही ये हमारी आरबीसी पर अटैक करता है, हमारी आरबीसी रप्चर हो जाती हैं और एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करती हैं, जिसको हम कहते हैं हीमोजोइन। ये हीमोजोइन जैसे ही एंट्री करता है, तो हमें क्या फीलिंग आ रही है? हमें चिल लगता है, एकदम कपकपी छूटती है, हमें सर्दी लगनी स्टार्ट हो जाती है, और हमें हाई फीवर आता है। नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है? स्टेज विल फॉर्म इन ह्यूमन आरबीसी विच इज कॉल्ड गैमेटोसाइट। आरबीसी में एक स्टेज बनती है जिसको हम कहते हैं गैमेटोसाइट। अब इसमें जो स्टेज बनी, दो टाइप से होगी। वन इज मेल गैमेटोसाइट होता है, सेकंड कौन सा? फीमेल गैमेटोसाइट। ये कौन सी स्टेज आ गई हमारी? सेक्सुअल स्टेज। हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्राइमरी होस्ट में ही होगा, जिसमें जिसमें जिस जिस होस्ट की बॉडी पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, उस पैरासाइट को कहते हैं प्राइमरी होस्ट। ठीक है। अब यहाँ पर ये प्राइमरी होस्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने ऊपर देख लिया है। ठीक है। अब क्या होगा? व्हेन ब्लड इज शक्ड बाय मॉस्किटो, जैसे ही मॉस्किटो ने ब्लड को शक करा, ऑल स्टेज ऑफ पैरासाइट एंटर इनटू मॉस्किटो बॉडी। जितनी भी स्टेजेस थी वो उस मॉस्किटो की बॉडी में एंट्री कर गई। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द मॉस्किटो गट। जब वो उसकी मॉस्किटो की बॉडी में एंट्री कर गई, तो मॉस्किटो का जो गट है में फर्टिलाइजेशन होगा और डेवलपमेंट होगा। ठीक है। The zygote develop and forms thousands of sporozoites which migrate into silvery gland of the mosquito। उसकी जो जाइगोट है, वहाँ जाइगोट डेवलपमेंट होगा, और थाउजेंड्स ऑफ स्पोरोजोइट्स माइग्रेट्स होंगे सिल्वरी ग्लैंड्स में। सिलाइवरी ग्लैंड्स जो होती हैं, उनमें थाउजेंड्स ऑफ स्पोरोजोइट्स क्या होंगे? वो रिलीज होंगे मॉस्किटो की सिलाइवरी ग्लैंड में। वैन द मॉस्किटो बाइट अनदर, जैसे ही ये मॉस्किटो दूसरे पर्सन को काटेगा, बाइट अनदर ह्यूमन, तो ये स्पोरोजोइड जो उसकी गट में है, जो उसमें एंट्री ले चुके हैं, वो दूसरे हेल्दी पर्सन की इंजेक्टेड हो जाते हैं। ये थी लाइफ सर्किल ऑफ प्लाज्मोडियम। ठीक है। नेक्स्ट देखो, लाइफ सर्किल ऑफ प्लाज्मोडियम का यहाँ पर इन्होंने एक डायग्राम दिया है एनसीईआरटी ने, इसको समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होगा? ये मॉस्किटो काट रहा है, यहाँ पे सबसे पहले मॉस्किटो काट रहा है, फिर इसने क्या करा? पैरासाइट स्पोरोजाइट्स रीच द लीवर थ्रू ब्लड, ब्लड के थ्रू यहाँ पर ये क्या हो रहा है कि ये दिखा रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं कि लीवर पर अटैक करा इसने। लीवर पर अटैक करने से क्या होगा? इसके जितने भी हमारे लीवर पर अटैक करेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ,
और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, फिर ये आरबीसी पर अटैक करेगा, आरबीसी में ये रप्चर हो जाएगा, आरबीसी से एक सब्सटेंस, टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होगा, ब्रस्टिंग द सेल, रिलीजिंग इनटू द ब्लड, ब्लड में आ जाएंगे। पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन रेड ब्लड सेल्स, ये रेड ब्लड सेल्स में दिखा रहे हैं कि यहाँ पर रेड ब्लड सेल ब्रस्ट हो जाती है, हीमोजोइन आता है और ये अपना इफेक्ट दिखाता है। फिर यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, रेड ब्लड सेल में दिखा रहे हैं कि सेक्सुअल स्टेज स्टार्ट हो गई है, ये रही सेक्सुअल स्टेज, गैमेटोसाइट डेवलप इनटू रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, फर्स्ट मेल एंड सेकंड इज फीमेल, फीमेल। यहाँ पर दो गैमेटोसाइट बन रहे हैं, ये यहाँ पर ये दिखा दिया इसने कि यहाँ पे ये गैमेटोसाइट है। फिर ये मॉस्किटो जब दूसरे हेल्दी पर्सन को काटा है, फीमेल मॉस्किटो टेक अप गैमेटोसाइट विद ब्लड मील, जब दूसरे मील का मतलब बाइट, ये दूसरे हेल्दी पर्सन को यहाँ पर काट रहा है। ठीक है, और इसके जो सलाइवरी ग्लैंड है उसमें क्या है, ये जो तुम देख रहे हो ना रेड रेड स्पॉट्स, ये क्या है बच्चों, स्पोरोजोइट्स। तो स्पोरोजोइट्स क्या है, जो सलाइवा में प्रेजेंस होते हैं, फिर सलाइवरी ग्लैंड्स में प्रेजेंस होते हैं, उनको हम कहते हैं स्पोरोजोइट्स। ये देखो ये है सलाइवरी, और ये जो देख रहे हो ना ये है स्पोरो। अब ये जब आ गए मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज में, तो स्पोरोजोइड स्केप फ्रॉम द गट एंड माइग्रेट टू द मॉस्किटो सलाइवरी ग्लैंड, यहाँ आ गया। फिर ये जब ये मॉस्किटो जिसमें ये सारे स्पोरोजोइड्स एंटर कर चुके हैं, इंजेक्ट हो चुके हैं, ये हेल्दी पर्सन को फिर से काटेगा। व्हेन द मॉस्किटो बाइट अनदर ह्यूमन, स्पोरोजोइड्स आर इंजेक्टेड विद बाइट, जैसे ही वो काटेगा बाइट करेगा, स्पोरोजोइड्स दूसरे इंजेक्ट हो जाएंगे। ये था लाइफ सर्किल ऑफ प्लाज्मोड। अगर तुम्हें मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।